चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज अपनी पहली क्लास है ऑप्टिक्स की और काफ़ी सुंदर चैप्टर है, ठीक है, काफ़ी आसान चैप्टर भी है। सबसे आसान चैप्टर है पहली चीज़ तो जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है। और वैसे जनरली कहा जाता है कि अल्टरनेटिंग करंट सबसे मुश्किल चैप्टर है पूरी फिजिक्स में जो 12th में है, और ऑप्टिक्स सबसे आसान है। तो अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट आसान लगा है तो ये तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। साफ़ सुथरे डायग्राम बन जाएंगे तो 90% क्वेश्चन उसी टाइम सोल्व हो जाएगा। अगर डायग्राम नहीं बन रहा तो क्वेश्चन सोल्व होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। कोशिश रखो डायग्राम बने, क्वेश्चन हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसका पिछले किसी भी चैप्टर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, कोई रिलेशन नहीं। मैग्नेटिक्स में क्या पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट में किसी का कोई रिलेशन नहीं, एकदम फ्रेश चैप्टर। यानी कि ये नहीं है कि अगर तुम्हें वो चैप्टर नहीं आता तो ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, वो है 9th क्लास की ज्योमेट्री और 10th क्लास का सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। अगर ये दो चीज़ें आती हैं तो बड़े आराम से चैप्टर हो जाएगा, आ जाएगा, देखते जाओ, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी सबसे जो थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी अलग था, सिमिलर ट्रायंगल अलग है, तो ये दो अलग अलग चैप्टर है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी बेसिकली आनी चाहिए आपको, ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलो। हाँ है तो ले आओ। क्या क्या चीज़, कोई बात नहीं, जो दे रहे हो ले आओ, ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है सारी चीज़ें। तो वो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स थोड़ा बहुत यूज़ हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल थोड़ा आसान पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी आपको। चलो शुरू करते हैं। तो पहले बेसिक डेफिनेशन आ जाती है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अपने को इसमें पढ़ना क्या क्या है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो अपने को करने हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन, ये सारा का सारा भी लेटेस्ट वाला सिलेबस है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने एज इट इज़ डाल दिया इसमें, ठीक है। 2026-27 वाला, ठीक है। जो फाइल भेजी थी ना आपको CBSE की तरफ से आई थी, उसी के अंदर से ये सारे के सारे टॉपिक इसमें अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बेसिक सी डेफिनेशन ऑप्टिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑफ कोर्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की ब्रांच होगी जिसमें हम लाइट के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो लाइट के बारे में अपने पिछले चैप्टर में क्या सीखा था कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये क्या है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। याद इसकी वो क्या थी वेवलेंथ, 700 से 400, नहीं 400 से 700, ठीक है। छोटे से बड़े पे जाते हैं ना, 700 से 400, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर थी। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेस की, ठीक है। और लाइट में वॉयलेट की। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या कहते हैं उसको, हाँ वेवलेंथ में लगाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लगाते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसके अंदर वॉयलेट की है, फ्रीक्वेंसी की बात हुई है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की है। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, तो आंसर है मीडियम के अंदर अलग अलग स्पीड होती है, वैक्यूम के अंदर इनकी स्पीड सबकी सेम रहेगी, और वो डिपेंड करेगा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। याद करो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय c, इट वाज 1/√μ0ε0, ठीक है। याद आ रही है चीज़। और अगर अपने को किसी मीडियम में निकालनी हो तो μ0 की जगह क्या आता था, μr μ0 μm आ जाता था, और यहाँ पे εr ε0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो अपने पास आती है वो आती है, क्या आती है, v = c/μr ε r का अंडर रूट। तो ये वाली जो बला है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अपने को थोड़ा सा आइडिया यहाँ से पता लग जाता है जो अपन ने पिछले चैप्टर में किया हुआ था। क्या छोटी छोटी बातें क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं लाइट की। तो लाइट की ये बेसिक चीज़ें हैं जो अपने को याद रखनी है, और देख लो आपके सामने है, नहीं है, हाँ इसमें नहीं डाल रखा मैंने, ठीक है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा टाल रहा था क्योंकि कंप्लीट हुए नहीं थे नोट्स इसके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸,
लाइट के पास एनर्जी भी होगी, मोमेंटम भी होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद आपने पढ़ा होगा ना, वो E=H करके कुछ, ठीक है, प्लैंक एनर्जी का, ठीक है। और लाइट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम हो गया। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों वैरी करते हैं। ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, और ये बेसिक सा फॉर्मूला अपने को याद रखना है। V=F लैम्डा कहो या V=न्यू लैम्डा कहो, ये दोनों के दोनों फॉर्मूला जिसमें एप्लीकेबल होते हैं। न्यू का मतलब भी फ्रिक्वेंसी ही है, ठीक है। एफ थोड़ा सा आसान पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। अच्छा, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस चीज़ को अपने को भी मन में बसा के रखना है, ठीक है, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद साइंटिस्ट इसको गलत साबित करने वाले हैं। तो लाइट का ड्यूअल नेचर आता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी। डिपेंड करता है कि सिक्के का कौन सा पहलू अपने को दिखाई देगा। एक सिक्का उछालने जैसा है, हेड आया तो पार्टिकल, टेल आया तो वेव, तो पलट के कोई भी आ सकता है इसमें, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आप कोई भी थ्योरी, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया वेव वाले से तो वेव है, वेव से नहीं हुआ तो पार्टिकल से करके देख लो। तो ये इसके थोड़े से तरीके हैं जो धीरे धीरे अपने को क्लियर होती है, ठीक है। लाइट जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है येलो कलर के लिए होती है, येलोइश ग्रीन के लिए, और सबसे कम सेंसिटिव होती है वायलेट और रेड कलर के लिए। हमारी आंखें जो है येलो और ग्रीन कलर को थोड़ा दूर से देख पाती हैं। वो डॉक्टर सुबह सुबह कहते हैं ना, घास में चला करो आँखों के लिए, ग्रीनरी देखो तो आँखों के लिए अच्छा होता है। लाइट थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। रेड और वायलेट में थोड़ा सा कम सेंसिटिव है। उसके बाद रे की बात आती है, बीम की बात आती है, तो ये सब चीज़ें कोई बताने वाली है नहीं, तो फिर भी देख लो एक बार। अच्छा, लाइट वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो लाइट ऐसे ऐसे चलेगी, लेकिन अपने को ऐसे ऐसे दिखाना नहीं है, अपने को स्ट्रेट लाइन ही दिखानी है, ठीक है। रे ऑफ लाइट मतलब सीधी लाइन में चलती है। बीम ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, बंडल ऑफ रे, ये वो बंडल नहीं है, ठीक है ना, बंडल ऑफ रेस। कौन सा बंडल, ठीक है ना, हाँ, बीड़ी का बंडल नहीं है, ये रेस का बंडल है, ठीक है। तो बंडल का मतलब ग्रुप ही होता है एक तरह से, ठीक है। बंडल आप लकड़ियों का भी बना सकते हो, एक बुक्स का भी बना सकते हो, और वीडियो के तो बने पड़े हैं। तो लाइट के बंडल को आप बीम बोलते हैं, ठीक है। अपने को रे दिखाई नहीं देगी, अपने को बीम दिखाई देती है। लेज़र लाइट में से जो निकलती है ना, वो लेज़र उसकी बीम होती है, ठीक है। और अपने को लाइट दिखाई नहीं देती, अपने को लाइट की वजह से चीज़ें दिखाई देती है, ठीक है। दूसरी चीज़ें ये भी ध्यान रखनी है, लाइट की वजह से चीज़ें दिखाई देंगी। जिस कलर की दिखाई देंगी, इसका मतलब लाइट में उस ऑब्जेक्ट ने उस कलर को तो एब्जॉर्व, उस कलर को तो रिफ्लेक्ट कर दिया, बाकी सबको एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। जैसे अगर मैं इस डब्बे की बात करूँ जिसमें VC ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बाकी सारे के सारे कलर क्या हो गए, एब्जॉर्व, सिर्फ येलो रिफ्लेक्ट हो गया, और जो रिफ्लेक्ट होएगा वही अपनी आंखों में आएगा, ठीक है। अगर सब कुछ ही एब्जॉर्व हो जाए तो ब्लैक दिखाई देता है, सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए तो वाइट दिखाई देता है। तो यहाँ से उस फेमस क्वेश्चन का आंसर आता है कि ब्लैक भी एक कलर है, वाइट भी एक कलर है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट टीवी एक कलर टीवी नहीं है, क्योंकि ब्लैक और वाइट कलर नहीं है, ठीक है। ब्लैक का मतलब क्या है, जब सारे की सारी एडिशन को एब्जॉर्व कर ले, और वाइट का मतलब सबको रिफ्लेक्ट कर दे। कलर अपने पास साथ ही है, और इसकी कहानी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, न्यूटन के बारे में, कि उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसको 7 कलर दिखे। न्यूटन की जगह कोई और होता तो हो सकता है उसको पर्पल और वायलेट के बीच में एक नया शेड दिख जाता है, क्रिम्सन पर्पल करके, ठीक है। रेड और ऑरेंज के बीच में, वो नाम देखो, 400 से 700 के बीच में कितने नंबर, इनफाइनाइट। तो कलर भी कितने इनफाइनाइट है, लेकिन नाम साथ में, काम चल रहा है तो ठीक है। हमारे लिए ये भी रेड, वो भी रेड, वो भी रेड। जैसे अगर मैं आपके यहाँ पे इसमें 2-3 शेड चलाऊँ भी तो आपको सभी रेड ही लगेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा कम रेड है, ये थोड़ा सा ज़्यादा रेड है, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा रेड है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है, हाँ वही है, हो सकता है तीनों के तीनों अलग भी दिख रहे हैं। ऊपर वाला थोड़ा सा कम रेड है, ठीक है, वाह, ठीक, सही है, लगे रहो, सही है, ठीक है जी। तो कबीरा तेरे संसार में भांति भांति के रंग और भांति भांति के लोग भी। तो कलर अपने पास बेसिकली वही है कि अब देखो, जिसको कलर की पहचान है उसको तो है ही, ठीक है। अगर आप किसी लड़की से पूछोगे कलर्स के बारे में, तो उसको क्या कहते हैं, उनको मेकअप किट में लिपस्टिक की हज़ारों शेड्स के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप किसी लड़के से पूछोगे तो उसको किसी कपड़े की दुकान में खड़ा कर दो, उसको जीन्स दिखेगी सारी अलग अलग कलर की, सारी ब्लू होती है मोस्टली,
सारी इसको अलग अलग कलर की दिखती हैं। तो दैट डिपेंड कि आप ऑब्जर्व कौन कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ठीक है। तो बीम पता लग गया। अच्छा, बीम 3 तरह की होगी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। कन्वर्जेंट मतलब जो इकट्ठी हो रही है, डाइवर्जेंट जो फैल रही है, और पैरेलल जो पैरेलल है, ठीक है ना, इकट्ठी हो रही ना हो रही। अच्छा, अपने को ऑब्जेक्ट 2 चीज़ों के जैसे दिखाई देता है, एक रिफ्लेक्शन और एक रेडिएशन के जैसे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि मैं आपको लाल रंग के कपड़े पहना दूँ सबको, ठीक है, और फिर चले जाएं हम जंगल में, ठीक है, अमावस की रात, काली घनी अंधेरी रात, ठीक है, और उसके अंदर एक कोठरी बना रखी है जंगल के अंदर, वैसे जंगल में अंधेरा हो गया, उसके बाद एक कोठरी बना दी, उसको बाहर से ब्लैक पेंट कर दिया, अंदर से ब्लैक पेंट कर दिया, और उसके अंदर आपको छोड़ दिया जाए, तो एक दूसरे को देख पाओगे, ठीक है। जनरली बच्चों का आंसर नो होता है, और नो होना भी चाहिए। बाई चांस अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ह्यूमन कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि ह्यूमंस को जो 400 से 700 नैनोमीटर दिखता है ना, उसके अलावा कुछ जानवर है जिनको अल्ट्रावायलेट भी दिखती है और इंफ्रारेड भी दिखती है। तो इन केस अगर आप एक दूसरे को देख पा रहे हो तो मनाही करना, नहीं दिख रहा, ठीक है, इससे पहले कि कोई और इस चीज़ का मजाक बनाए, ठीक है। तो क्योंकि रेड कलर, क्योंकि लाइट आई नहीं रही तो उससे क्या रिफ्लेक्ट होके आएगी, ठीक है। और सर हमने तो 10th क्लास में पढ़ा था कि आइरिस बड़ा हो जाता है, कितना ही बड़ा हो जाए, जब लाइट है ही नहीं तो उसमें घुसेगा क्या, ठीक है, मिट्टी बेशक चली जाएगी, लेंस खराब होगा, बोलो कपड़ा मारोगे लेंस आँखों में। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है, पता चल रहा है, ठीक है। और दूसरी तरह से अगर आप क्या करते हैं, लोहे के टुकड़े को गर्म करते हैं, ठीक है, भयंकर गर्म, उसको भी सेम सलूक करते हैं, काली घनी अंधेरी रात के जंगलों में एक काली कोठरी के अंदर देते हैं, तो क्या अपने को लाल रंग का टुकड़ा दिखाई देगा, वो रेड होता है, वो दिखेगा, तो वो रेडिएशन की वजह से दिख रहा है, ठीक है। तो रेडिएशन और रिफ्लेक्शन 2 चीज़ें होती है, 2 चीज़ों की वजह से अपने को ये रेडिएशंस दे रही है, ये रिफ्लेक्शन दे रही है, कह सकते हैं, ट्यूबलाइट रेडिएशन दे रही है, बिल्कुल, ठीक है, ये उससे रिफ्लेक्ट हो ये उससे रिफ्लेक्ट हो रही है। शीशा दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर रेडिएट भी तो करेगा क्या, हाँ बिल्कुल करेगा, ब्लैक रेडिएट रेडिएट भी करता है और वो भी करता है, सब करता है, ठीक है। हाँ, ब्लैक जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा रेडिएट करेगा, 11th क्लास में आता है अब परफेक्ट, हाँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन आता है बच्चों, ठीक है। जो गुड एब्जॉर्बर होगा वो गुड रेडिएटर भी होगा, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान रखनी है। इज दिस ओके, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बातें हो रही हैं सारी की सारी, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, लाइट आएगी, टकराएगी और वापस आ जाएगी, ठीक है। शीशा दिख रहा है, शीशा नहीं है, कांच है। शीशा क्या होता है, मिरर, हाँ, जिसके आर पार दिखता है या जिसमें खुद को देखते हैं। शीशा क्या होता है, जिसमें देखते हैं, इसमें भी तो देख सकते हैं पर दिखेगा नहीं, वो अलग बात। दीवार में देख सकते हो अपने आप को, देख तो कोशिश तो कर सकते हो, दिखेगा नहीं वो अलग बात है, परछाई दिखेगी। तो जिसमें दिखता है बोलते हैं, जिसमें देख सकते हैं, इट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। किसमें रिफ्लेक्शन हाँ उस केस में समझा नहीं मैं। जैसे इस शीशे का एग्जांपल ले लो, हाँ, कि इस टाइप शीशा नहीं है, कांच है, कांच, हाँ ग्लास, हाँ, 2 बार करो, तो ठीक है, आपकी रिफ्लेक्शन आ रही है, बढ़िया है। और क्या चीज़, क्या इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। चीज़ें क्यों दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन की वजह से। चीज़ों के आर पार क्यों दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। ये कांच है, इसमें खुद को देख पा रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन हो रहा है। कांच दिख रहा है, इसका लाइट इससे टकरा के आपको में आ रही है, और क्या कांच के आर पार दिख रहा है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। चीज़ें दिखाई दे, रिफ्लेक्शन, चीज़ों के आर पार दिखाई दे, रिफ्लेक्शन। तो ये वर्ड्स डाल रखे हैं, कुछ नहीं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट आएगी, जाएगी, टकराएगी और वापस आ जाएगी। लाइट का आना, सोर्स से निकलना, और किससे टकराना, किसी भी ऑब्स्टेकल से। लाल लाइट बंद हो गई तो हटा देना, लाइट तो बंद हो गई, कर दो, हटा दो, फिर मैंने सोचा आई नहीं मेरे को। ना कोई नहीं, हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, आएगी लाइट, टकराएगी और वापस आएगी, ठीक है, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब सारा का सारा 8th क्लास वाला शुरू हो जाएगा। 8th क्लास में जो आपने पढ़ा हुआ है कि इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, नॉर्मल होता है, मीडियम होता है, ठीक है। 8th में अगर ध्यान नहीं है तो फिर 10th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी ध्यान नहीं है तो 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ, अभी पढ़ ही रहे हो, ठीक। तो ज़्यादा हरा हो गया इतना, ठीक है ना, ट्रांसमिटेड उसका सेम ही कलर दिख रहा है, ये ठीक है। हाँ ठीक। तो मीडियम 1, मीडियम 2, इसका मतलब क्या है, 2 लाइट की 2 मीडियम है अपने पास। इसमें क्या हो सकता है, एयर और ग्लास हो सकता है, एयर और वाटर हो सकता है, वाटर ग्लास हो सकता है, और अपना फेवरेट एग्जांपल एक्सेट्रा 1 एक्सेट्रा 2, कोई भी 2 मीडियम आप उठा सकते हैं। तो एक में इंसिडेंट रे,
जो सोर्स से निकली, सोर्स नहीं बोला मैंने, सोर्स बोला है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सोर्स से जो लाइट निकलती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो टकरा के वापस जाएगी उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और जो मीडियम के आर पार चली जाएगी उसको ट्रांसमिटेड बोलते हैं या फिर रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें जो अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद इनसे लो ऑफ रिफ्लेक्शन बचपन में पढ़ा हुआ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगी। प्लेन का मतलब जहाज़ बिल्कुल नहीं है, तो सोचो एक जहाज़ में बैठ के तीनों जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये तीनों लाइन जहाँ पे पास करेगी वहाँ से एक पेपर बना सकते, एक पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसका एग्जांपल लें वीडियो के अंदर, तो मान लो कि अपने पास इस तरह से दो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक कागज़ तो आ जाएगा, ठीक है। इसको चाहे कैसे भी चला लो एक कागज़ तो आएगा ही आएगा। तो जो नॉर्मल होगा ना वो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा कि एक प्लेन के अंदर हो। समझे इस चीज़ को, ठीक है। और दूसरा एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है, बहुत ही फेमस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ अजीबोगरीब टर्म्स मैंने लिखी हुई है, तो इसको अभी के लिए एक बार इग्नोर करो। आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल्स टू 2 कोस थीटा एन कैप, इसको अभी ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, ये इस चीज़ का प्रूफ है कि ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है ना। एन क्या है, नॉर्मल, आर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ आएगा, मीडियम के बाहर, क्या कहते हैं, एक क्रॉस भी लगाओगे तो, अरे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आएगा ना, अंगूठा बनेगा बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। और आई के साथ फिर वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर से क्या आता है, 0 आता है। बेसिक चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ स्टार वाली चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट डू नॉट चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होती, स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज नहीं होती। क्या चेंज होता है, सिर्फ एंगल चेंज होता है, ठीक है। और एंगल भी सेम ही रहता है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, लेकिन उसका पाथ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जितना पाथ चेंज हुआ उसको डेविएट बोलते हैं शायद, कि लाइट अपने रास्ते से कितना डेविएट हो गई, और उसके बाद आता है अपना एंगल ऑफ डेविएशन जो अपने को निकालना रहेगा। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अपने पास बचपन वाली चीज़ें, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रफ सरफेस से होने वाले रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज, और जो प्लेन सरफेस पे होगा परफेक्टली प्लेन उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर लाइन पैरेलल है तो नहीं, इंसिडेंट पैरेलल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिफ्लेक्ट, अगर इंसिडेंट पैरेलल थी तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होनी चाहिए, तब होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर दोनों इंसिडेंट पैरेलल थी लेकिन रिफ्लेक्टेड बाद में पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, डिफ्यूज होगा। लो ऑफ रिफ्लेक्शन किस में लगेगा, रेगुलर या डिफ्यूज, रेगुलर। सही जवाब नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लो ऑफ रिफ्लेक्शन है, लो ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन है, वो लो ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो लो ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है, दोनों में लगेगा बढ़िया तरीके से, कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि ये अपने पास एक सरफेस है, तो यहाँ पर अपन ने बना दी एक इंसिडेंट रे, ठीक है। बताओ रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी, तो स्टेप 1 इसके ऊपर पहले नॉर्मल बनाओगे, तो ये सरफेस इस तरह से है, ठीक है, टेंजेंट बनाया, इसके नॉर्मल लाइन ऐसे होगी, ठीक है, ये 90 डिग्री लगना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से जाएगी कि ये दोनों एंगल क्या हो इक्वल, ठीक है। उसी तरह से मान लो कि एक लाइट की रे ऐसे आ रही है, ठीक है, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी। सबसे पहले टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट बनाएंगे सरफेस के ऊपर ये आएगा, और इसके ऊपर बनेगा नॉर्मल, जो इस टेंजेंट के क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अब रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, कुछ इस तरह से जाएगी कि जितना एंगल ये उतना एंगल ये। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, हाँ या ना, बढ़िया। छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, साफ होगी, समझ में आ गई, बढ़िया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिससे इंसिडेंट रे निकलती है, ऑब्जेक्ट जिससे इंसिडेंट रे निकलती है, या फिर वो पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे टकराती है। तो रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट करके दो चीज़ें आएंगी। जहाँ से रेज निकल रही हैं वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कुछ रेज ऐसे जा रही हैं, इधर की तरफ, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, जहाँ से रे निकल रही है इनको पीछे बढ़ाओ, जहाँ पे ये मिलेगी वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को, आया ना। मान लो कि कुछ रेज ऐसे जा रही हैं,
तो बताओ, इंफिनिटी। इनको जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे क्या ये रेज कभी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर एक मिरर बनाते हैं और इसको डॉट 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 करके आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो ये तो इमेज बन जाएगी, क्योंकि ये रेज आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है जिससे रेज इस तरह से आ रही है, ठीक है। उसी तरह से मान लो कि अपने पास कुछ ऐसा आ जाए कि कुछ रेज अपने पास ऐसे हैं और ये रेज उधर जा रही है, तो पीछे की तरफ बढ़ा दो। अगर हमें रेज बढ़ानी पड़े तो इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, और अगर बढ़ जाए अपने आप आराम से तो रियल ऑब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई दे, इससे जो रेज निकलेंगी इसको आप क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो शीशे के अंदर हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, ठीक है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, वो किसी ना किसी केस में एक इमेज होगा, ठीक है। जैसे आप इस कमरे का एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हें शीशे के अंदर ये रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो वो शीशे के अंदर तुम्हें रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, तुम्हारी नज़र किस पे है, रिफ्लेक्शन पे है, यानी कि तुम उस परछाई को देख रहे हो। तो तुम जिस चीज़ को देख रहे हो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइट उससे निकली, तुम्हारी आंखों में चली गई, आंखों में क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है। समझ रहे इस चीज़ को? चलो, इसी तरह से इमेज क्या होगा, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं। समझ पा रहे इन चीज़ों को? जैसे ये है, क्या रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में फ़र्क पता चला? दोनों डायग्राम्स एक ही? नहीं, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर आई है, अच्छा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलती है उसको क्या बोलते हैं, वो इमेज बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलती है उसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलती है उसको इमेज बोलते हैं, ठीक है। रियल इमेज को स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम सिर्फ अपने मन में बसा सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमारा आई लेंस है वो रियल इमेज बनाता है अपनी इमेज में, अपनी आँखों में, ठीक है, जो अपने को दिखाए, अपनी आँखों में रियल इमेज बनती है। रेटिना एक्ट्रेस स्क्रीन 10th क्लास में था, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड करके चैप्टर। तो आँखों में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल बनती है। किस चीज़ की? अगर आप शीशे के अंदर देख रहे हैं तो शीशे के अंदर कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल, अंदर बन रही है। तो उस वर्चुअल इमेज की रियल इमेज अपनी आँखों में बनती है। तो इसका मतलब ये है कि रियल वर्चुअल काफ़ी बार बोला जाएगा। एक दो क्वेश्चन आएंगे इसमें भी, जैसे ये तो मैंने बना रखा है, ये देख लो एक बार। सब में पता चल रहा है क्या, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का पता चल रहा है, ठीक है। तो पता चल जाएगा इमेज कौन है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को, हाँ या ना? ठीक है। जहाँ इंसिडेंट रे मीट करे ऑब्जेक्ट, जहाँ रिफ्लेक्टेड रे मीट करें इमेज। अगर इंसिडेंट रे अपीयर टू मीट तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और रियल में मीट करें तो रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो एक बार सारे के सारे केसेस देखो शायद ध्यान से। साफ हो गया, ये समझ आ गया, बढ़िया। अगले देखो, 7th डायग्राम को ध्यान से देखना। एक पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, वहाँ से रेज निकली, इसका मतलब वो रियल ऑब्जेक्ट था। टकराने के बाद वो कहाँ मीट हुई, बी पे। तो बी क्या है, रियल इमेज किसकी, ए की रियल इमेज क्या है, बी। अच्छा, फिर बी से रेज निकली और वो शीशे से टकराई, तो सी क्या है, वर्चुअल इमेज किसकी, बी की वर्चुअल इमेज कौन है, सी। हाँ, और सी और ए का क्या रिलेशन है, कुछ भी नहीं, कोई रिलेशन नहीं। क्या ए से कोई ऐसी लाइट है जो निकल के सीधी सी पे जा रही है, ठीक है। डबल रिफ्लेक्शन दो बार हो गया ना इसमें, एक रिफ्लेक्शन हो गया, एक रिफ्लेक्शन हो गया, तो एक बार की अपने को बात करनी, बात समझ में आ रही, ठीक है। जागो,
ठीक है, चलो बताओ O1 O2 O3 क्या है? O1 तो ऑब्जेक्ट है, रियल है वर्चुअल? रियल है क्या? ऑब्जेक्ट अच्छा, O2 क्या है? होश में आओ। रियल इमेज है रियल इमेज किसकी? O1 की O1 की। अच्छा, उसके बाद O3 क्या है? O3 O2 की रियल इमेज O2 की रियल इमेज है। तो O2 क्या है? रियल ऑब्जेक्ट बन जाएगा पहले वाले लेंस के लिए क्या है? रियल इमेज। और दूसरे वाले के लिए क्या है? रियल ऑब्जेक्ट समझ रहे हो इस चीज़ को? ठीक है, टेबल बनी हुई है, समझ रहे हो? O3 O1 के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। चल इसका बताओ O1 क्या है? O1 है इसमें खाना खराब करते हैं। रियल ऑब्जेक्ट है O1 रियल ऑब्जेक्ट है, इसमें से रेज निकल रही है। उसके बाद O1 O2 क्या है? इमेज ऑफ वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल इमेज ऑफ O1, क्योंकि रेज दिख रही है। O1 वाली रेज कहाँ से कहाँ जा रही है? दिख रही है ना? हाँ, तो O1 क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। O2 क्या है? वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल इमेज फॉर O1। समझ में आई बात? O3 क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट फॉर O1 गलत। रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज ऑफ O1 रियल इमेज ऑफ O1। क्या O1 से कोई रे ऐसी है जो O3 पे जा रही है? देख के बताओ। रिफ्लेक्ट हो गया रिफ्लेक्ट हो के आ रही है ना, तो सिंगल एक ही चीज़ को देखना है। रिफ्लेक्शन हो चुका, छोड़ो रिफ्लेक्शन को। तो फिर O3 क्या है? रियल इमेज ऑफ O3 क्या है? रियल ऑब्जेक्ट ऑफ नहीं नहीं नहीं, Object हाँ है। O4 की बातें बात करेंगे। ठीक है ना O4 तो बाद में बनाए। हाँ तुम सही बोल रहे थे, बताओ O3 क्या है? रियल इमेज O ऑफ O2 हाँ, रियल इमेज ऑफ O2। O3 क्या है? रियल इमेज ऑफ O2। क्या ये दो रेज रिफ्लेक्ट उसका इंसिडेंट रे की तरह काम करेगी मिरर के लिए? तो ये इंसिडेंट रे जहाँ मिल रही है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इमेज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंसिडेंट रे का काम करेगी ना। हाँ इंसिडेंट रे जहाँ मिलती है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसके लिए है? O3 के लिए। समझ रहे हो? हाँ अच्छा बताओ, O3 का पता लग गया। और O4 क्या है? O4 रियल इमेज फॉर O3 है O3 के लिए रियल इमेज है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। O1 और O4 क्या है एक दूसरे के लिए? कुछ भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। हालांकि एक ही ऑब्जेक्ट की सारी इमेज बनती है, ठीक है। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, जानते हो इस चीज़ के बारे में? ठीक है, पक्का? इतने सारे थीटा कैसे आ गए? इतने सारे थीटा, इतने साइन थीटा नहीं, ये सारे के सारे थीटा ही क्यों हैं? पहला जवाब तो ये ऐसे नहीं, थीटा के हिसाब से बता रहा है तो एंगल मतलब के हिसाब से हाँ, एक एंगल अपने पास कोई भी एक थीटा है तो बाकी सारे थीटा होंगे। इसका ये मतलब है क्या? क्यों होंगे? कारण बताओ, नोटिस मिल जाएगा इस चीज़ पे। क्या? इंटीरियर कुछ तो होता है कुछ तो होता था, क्या होता था? सर पैरेलल लाइन के अंदर जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते सबसे पहले बात तो ये दोनों हैं, वो तो आई एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अगर एक थीटा है दूसरा थीटा होगा। अच्छा, दूसरा दूसरा ये देखो, हाँ कौन सा एंगल? इससे बोलते थे इंटीरियर इंटीरियर एंगल। कौन से इंटीरियर? फर्स्ट फर्स्ट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर तो वही होती है अल्टरनेट इंटीरियर, इसको अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। दूसरे तुम सोच रहे हो को इंटीरियर बोलते हैं, हाँ, वो ठीक एक है। वो इतना बड़ा मैसेज बना के भेजा था तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा ना। छोड़ो, बड़ा मैसेज है, क्यों पढ़े? उसमें लिखा था मैंने साफ साफ कि 9th क्लास की देखा था। ज्योमेट्री सुना तो- देखा था, सुना थोड़ा ना, तो ऑडियो रिकॉर्ड करके थोड़ा भेजा था। ना सर, मेरा उसमें बताया सिलेक्ट करके रीजन आउट कर सकता हूँ। वाह बढ़िया, तो छोड़ो, काम की बात नहीं, इंग्लिश में तो ऐसे नहीं करना होता भाई। अच्छा, ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों हैं? सवाल तो ये है। कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट है, कैसे है? वो बस आपने स्टार्टिंग में बोला था देखो ध्यान से देखो, RHS से ये नॉर्मल है और ये इसके पैरेलल है ना, RHS से कोमोलेट ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा पहली चीज़ तो, ठीक है। दूसरा कि ये और ये और ये और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे? एक तो 90 डिग्री R, ठीक है, और एक ये H, दो चीज़ें हुई तीसरी। नहीं तीन होती है अब तो A ऐसे हो गया ना, ये एंगल इसके इक्वल, अभी तो प्रूव किया। अरे कोरस्पॉन्डिंग नहीं किया था क्या?
अच्छा हाँ। ठीक है, तो ये दोनों किससे प्रूव होगी? ASA से होगी। RHS लगा रखा है, और जिससे भी हो जाएगी। हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बताओ? सर RHS राइट है। RHS से कैसे होगी? राइट एंगल है, हाइपोटेनस इक्वल है क्या इसके? क्या ये इसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है? क्यों? हो सकती है। हो तो है ही, क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी, तो इसका मतलब ICPCT है। हाँ है, लेकिन पहले तो नहीं है ना। उसके हिसाब से आ जाएगा सर। किसके हिसाब से? स्क्वायर बनाएंगे तो उस हिसाब से आ जाएगा। तो वो हिसाब कैसे है, वही तो सवाल है ना। आपने बचपन में पढ़ रखा है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट उतनी इमेज की हाइट। यहाँ पे तो पूछ रहे हैं ना वाई क्यों है? ये बाई क्यों है सर? अब ये तो एक्सियम वाला हिसाब हो गया। एक्सियम ना ये तो दिख ही रहा है, दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। ASA से भी तो प्रूव किया है। तो अगर ASA से इक्वल है तो बाई कैपेसिटी बाई CPCT ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाली रे इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपने को सोचना पड़ता है इसमें। ठीक है, अब सर उसका रीजन क्या देंगे? किसका? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाई CPCT। ये रीजन है उसका? तो कोई ये लो, फिजिकल रीजन नहीं है कि ये तो ये मेंटल रीजन किसने कर दिया? ये फिजिकल रीजन साफ साफ दिख ही रहा है भाई। वर्चुअल हो गया सर ये। ना लो, रिटर्न में लो। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC। ठीक है, बाय ASA असला रूल। नायल नहीं आया इसमें। हाँ, ASA बाय असा रूल, समझ रहे हो? ठीक है, तो बाय कैपेसिटी आ जाएगा फिर वो इक्वल CPCT। कुछ ज़्यादा गायब हो गया बड़े क्या? जब बता सकते हाँ, हो मजा आया तो वही तो। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को? ठीक है जी, साइड एंगल साइड नहीं कर सकते थे ना उसमें? कर सकते हो। गलत करना है तो मतलब नहीं कर सकते। कर सकते हो। सही करना है तो नहीं कर सकते, क्योंकि दो साइड इक्वल नहीं है ना इसमें। नहीं मतलब वैसे ही तो नहीं कर सकते। रूल था वो साइड हाँ, एंगल साइड। साइड एंगल साइड था, SAS था, वही तो मेन रूल था। उसी से तो SSS प्रूव हुआ था, उसी से ASA प्रूव हुआ था। रीड करना है NCERT। SAS वाज द मेन रूल। चलो मुद्दे पर आते हैं। कौन सी क्लास में? 9th क्लास। अब तो खैर बुक चेंज हो गई है 9th की। पिछली वाली बुक, पुरानी बुक में मिलेगा जो आपने पढ़ी है। नई वाली तो में नई वाली में नहीं है, चैप्टर ही कौन दिया? पता नहीं, इमोशनल में तो इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, चल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके चरित्र हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी खास बातें हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर का डिस्टेंस नहीं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, इमेज का डिस्टेंस मिरर से बराबर होने चाहिए। द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग रे। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज को आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो तो मिरर उसके हमेशा 90 डिग्री पे आएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड हो, अभी तो अपने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए प्रूव किया था इसको, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट हो कुछ ना कुछ तो दोनों की हाइट इक्वल होगी, इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और सफ़र करेगी। यहाँ पे हिंदी वाला सफ़र नहीं है, इंग्लिश वाला भी नहीं है। ठीक है, सफ़र वर्चुअल। लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? डीएल इन्वर्ट नहीं, जो लेफ्ट है वो राइट में होगा, जो राइट है वो लेफ्ट में होगा। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये है। वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? जब रेज रियल में नहीं मिलती, अपीयर टू मीट। इरेक्ट का मतलब क्या है? नहीं, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज भी ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो इमेज भी नीचे की तरफ। अगर तुम सर के बल खड़े हो जाओ शीशे के सामने तो क्या तुम्हारी इमेज सीधी दिखाई देगी या जैसे तुम वैसी खड़ी दिखाई देगी? तो उसको क्या कहेंगे? इरेक्ट कहेंगे, इन्वर्टेड इमेज कहेंगे? इरेक्ट ही कहेंगे। जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। ठीक है, ऐसे तो थोड़ा क्रांतिकारी रहता। ठीक है, तुम्हें कंघी करनी है सिर में और सिर के बल खड़े हो रहे हो ताकि इमेज सीधी दिखाई दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज वर्चुअल होगी और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज रियल होगी। ये सारी की सारी खास बातें किसकी हैं? प्लेन मिरर से होने वाले रिफ्लेक्शन की। ये सारी बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, एक बार इसको नज़र मार लो फटाफट से। बढ़िया। उसके बाद आता है अपने पास, जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखो, एक रे है अपने पास, एक सर्कुलर मिरर है, रे आई, वो ऐसे आई कि बाद में परपेंडिकुलर हो गई। ये रे इधर आके इधर हो गई। मिट क्यों जाता है ये रेजर सेट में रहता है इसमें। ये ऐसे 90 डिग्री पे चलेगी। तो क्वेश्चन है जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बताने। इसको मैं अलग पेज पे तो देता हूँ।
यही तो सवाल है, सवाल बनाने वाले कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ काफी। और दे रखा है आपने? हाँ, ये लो जी, ये आपका डायग्राम है। ये गिवन है कि ये एंगल 90 डिग्री का है और आपको बताना है आर की टर्म्स में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। नहीं बताएंगे? रेडियस दिए कुछ? रेडियस आर, आ रही है। आर के टर्म से बताना है। और जो इसका सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, दिखा? चलो मुद्दे पर आते हैं। हाँ कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात, जितना दिमाग है सारा का सारा अभी लगा देते हैं ताकि अगले क्वेश्चन में नौबत ही ना आए क्वेश्चन करने की। सबसे पहली बात, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर की टेंजेंट। ऐसे। और क्या ये चीज़ इसमें से सेंटर में से पास करती है? हाँ। जब उसके बीच में पार करेगा। अच्छा, उससे पता है इसका 10th क्लास सर्कल चैप्टर करा ही नहीं? 10th क्लास तो पढ़ेगा। ठीक है। तो टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो अपन ने रेडियस को एक्सटेंड किया है, तो ये बोला क्या है? आर। आर। अच्छा, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल कितने हो जाएंगे? क्यों? एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? मजाक कर रहे हो? ये लाइट है ना, रिफ्लेक्ट हुई है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। इससे से 45 है। अच्छा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये 45 है, ये साइड आर है, तो इसका ये वाला टुकड़ा कितना निकलेगा? आर कोस थीटा। नहीं, हाँ, यस कंपोनेंट ऐसे ही लेते हैं। कंपोनेंट पहले से ही आ रहा है। क्या एक्स की वैल्यू निकालनी है ना अपने, एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट्स की। हमें तो पहले से प्रूफ, अच्छा ट्रायंगल नहीं है। ठीक है। और ये क्या होगा? आर साइन थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा, यानी कि अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स वाला नेगेटिव होगा, वाई वाला पॉजिटिव होगा, तो आंसर आएगा माइनस का r/√2 कोमा r/√2। समझ पा रहे हो? ठीक है। बाहर है तो समझ में क्यों कह रहे थे। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि चैप्टर आसान है, क्वेश्चन मुश्किल आ जाते हैं। हालांकि मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, अगर आपको पुरानी चीज़ें याद है तो, इसीलिए मैंने इतना बड़ा मैसेज टाइप करवाया था AI से। ठीक है ना? ना मैं इतना टाइप नहीं करता। ठीक है, कि ये चीज़ें आपको चाहिएगी। समझ रहे हो? हाँ या ना? ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखा दो फिर इसी बात पे, कि इस बार जो रे है वो 90 की जगह 120 डिग्री पे आ रही है। हाँ, 120 पे जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद। कि एक रे ऐसे आई -r/2 और ये इधर आ जाएगी, और ये एंगल बन रहा है 120। -r/2 गलत है? cos 60 260 क्या होता है? 1/2 1/2। तो सर r/2 कोमा r/2 गलत। प्लस माइनस गलत। r/2 गलत। ये भी गलत है। हाँ, कुछ भी नहीं। ये क्या बात है? अभी तो पूछ रहे थे। सर्कल पे बढ़ जाए 120 का एंगल बन भी सकता है। सर्कल पे सर cos 30 आता है cos 30 √3/2। सर, एक आएगा r/2 और एक आएगा √3 r/2। एक प्लस एक माइनस। हाँ
सही है। अच्छा है, आंसर ही आएगा, सिंपल से बात है। एक आएगा आर को 60 और एक आएगा आर साइन 60 और यहाँ माइनस आएगा। साइन 60 कम से 1/2 हो गया भाई, साइन आएगा तो ठीक है। अच्छा तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या आ जाएगा, 90 डिग्री हो गया, 120 हो गया, और क्या पूछ सकते हैं, यहाँ पे बोल दे कि 60 डिग्री पे आ रही है, 30 40 ठीक है। 30 का नहीं आएगा, आर साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता है, नहीं मतलब हाँ टोटल 15 ठीक है ना। तो जो वैल्यूज़ पता होती है ना जनरली उसके ऊपर आ जाता है। जैसे कि मान लो आपको ऐसे तो 50 100 कितना 37 की वैल्यू पता है, 117 तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 50 इसका डबल अरे ऐसा आ जाएगा कि 74 डिग्री पे आ रही है, 60 डिग्री पे आ रही है और 74 पे आएगा 90 डिग्री पे आ रही है। 35 की वैल्यू बता साइन 37 की वैल्यू नहीं पता, ना। वाह 74 की थोड़ी ना आएगी आ जाएगी, 5/4 हाँ 57 ना, बहुत बार है। अरे एक मिनट को 106 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा और 90 का डबल सर ये बोल रहा हूँ 180 डिग्री पे भी आ सकता है। जो साइन 8 होता था 18 तो सारे हवा में आपको हवा में, तो पानी में लाओ तो वो तो लाइट चैप्टर चल रहा है तो मीडियम ऐसे बदलेंगे, कभी हवा आएगा कभी पानी आएगा। सर एक बार वैल्यू सिखा देते हैं किसकी तो वैल्यूज़ याद रखनी है भाई, साइन में 50.2 इनकी वैल्यू याद रखनी है, मैं कब को बताऊंगा तुम्हें, बताओ एक बार ठीक है। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, परसों फिर हूँ, कल 15 ईयर्स का मतलब बिल्कुल नहीं मन में आना चाहिए, ठीक है। कल सर तो है नहीं, सर तो साइन 0 ये 1, ये 1/2, ये √3/2, ये 3/5, ये 4/5, ये 1/√2, 1/√2, 4/5, फिर 3/5, √3/2, 1/2 और ये 1 ये 0। उसी तरह tan थीटा भी लिख लो, 0, 1/√3, 3/4, 1, 4/3, √3 एंड इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। इतनी वैल्यूज तो अपने को पता होनी चाहिए एट लीस्ट, एट मोस्ट। ये दो सर चीजें इनके बता अलावा वैल्यूज की प्रॉपर्टी कैसे टेबल आती है 15 रुपये की, सुप्रीम लॉग टेबल, उसमें सारी वैल्यू लिखी हुई है। लॉग टेबल से होता है 1 पाई प्लस कुछ करके लगाया था पिछले साल में। वही तो पिछले साल अपना फिजिक्स में आसान है ना चीज़ें, ना 5 प्लस के बाद भी सिर्फ ये इसीलिए तो फिजिक्स में चीज़ें आसान है। क्या लॉगरिथम टेबल आती है, लॉग टेबल, उसमें वैल्यूज़ लिखी हुई है, ठीक है। कंपनी आप कोई भी ले सकते हो। आपने बोला फिजिक्स में इसलिए था उसके पीछे लिखी होती है अपने जो लोहे का हुआ था ना स्केल आता है उसके पीछे लिखी होती है। लोहे का स्केल कभी नहीं आता, वो स्टील का होता है, वो लोहे पे जंग लग जाता है, स्केल का। ठीक है। और इसके ऊपर इंच और मीटर का तो लिखा हुआ है, एंगल्स का कुछ लिखा हुआ है। हाँ पहले तो लॉग की भी वैल्यूज लिखी होती थी। वाह, 60 सेंटीमीटर का होगा लॉग एक जगह ज़्यादा नहीं एक इज दिस ओके, यस ठीक है। तो ठीक है, आज फिर यहाँ तक करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।